लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला टॉपिक है। हाइड्रोजन डबल कर दिया, ट्रिपल कर दिया, इससे ज्यादा प्रोपोर्शन ऐसा ही होना चाहिए। फुल फॉर्म अगर बोलूं आपको कभी कभार एग्जाम में आता है, इससे आपका डेफिनेशन भी हो जाएगा और डेफिनेशन के साथ ही गाइस आपका फॉर्मूला भी हो जाएगा। सो गाइस अब हम करने जा रहे हैं मेजरमेंट ऑफ मैटर। बहुत सारे बच्चों को ये चैप्टर लेके बहुत ज्यादा डेंजर लगता है, जबकि इस चैप्टर के अंदर कुछ भी नहीं है। अच्छा, हमको सिखा रिया है। देखो एक झटके में इसको हम खत्म करेंगे। अगर आप चाहते हो कि ऐसे हम बाकी चैप्टर का लेते आते रहे तो नीचे कमेंट की बरसात कर दो कि हाँ सर चाहिए चाहिए चाहिए, पूरा जिद कर दो। डिस्क्रिप्शन में गाइस टेलीग्राम और साथ में हमारे ऐप का लिंक दिया हुआ है, एक को ज्वाइन कर लेना, दूसरे को डाउनलोड कर लेना। क्योंकि गाइस आपका रिएक्शन अगर सही रहा, अगर आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो इन चीजों को लेके, तो ये सभी पीडीएफ हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। इस वीडियो का टारगेट लाइक मैं रखता हूँ 500। अगर हर बच्चा 10-10 बच्चे तक भी भेजेगा तो गाइस कैसा आपका रिएक्शन मिलता है ना, तो काम करने में थोड़ा और ज्यादा मजा आता है, अच्छा लगता है कि बच्चे इतना ज्यादा प्यार दे रहे हैं। तो प्लीज वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। मेजरमेंट ऑफ मैटर, मेजरमेंट मैटर की अगर मैं पहले बात करूं सबसे पहले, तो गाइस सिंपल सा, थोड़ा मैं इसको बड़ा कर देता हूं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला टॉपिक है। इसके अंदर गाइस क्या है कि मास ऑफ, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट साइड इज सेम एज द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट साइड, दोनों इक्वल होते हैं और इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। मतलब रिएक्टेंट साइड, जैसे एग्जांपल अगर इस साइड 3 है मास तो उस साइड भी 3 है, इसी को हम बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। सिंपल सा बस यही है, याद रखने का, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट सेम एज द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ओके, यही हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैटर। अब दूसरा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट प्रोपोर्शन मतलब गाइस देखो, हम जैसे मैं अगर आपको बोलूं कि मुझे वाटर का फॉर्मूला बोलो, तो आप क्या बोलोगे? H2O। क्या आप ऐसा कुछ बोल सकते हो? नहीं सर मेरे को ना सर H2O अच्छा ही नहीं लगता सर, मैं H4O कहना चाहता हूँ। चलेगा क्या? नहीं गाइस, आप फॉर्मूले के जो प्रोपोर्शन है उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर आप घर में खाना बना रहे हो तो अगर इतना सा बना रहे हो तो इसके लिए जितना पानी का रिक्वायरमेंट है उतना ही डालना पड़ेगा। अब बना इतना रहे, उसके अंदर इतना पानी डाल दोगे तो प्रोपोर्शन गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए बोला जाता है कि अगर कोई भी कुछ भी हम कंपाउंड बना रहे हैं तो उसके अंदर हर चीजों का प्रोपोर्शन क्या होता है? फिक्स होता है। तो वही चीज यहां लिखा है, द प्रोपोर्शन बाय मास ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट इन अ डिफरेंट सैंपल ऑफ अ कंपाउंड इज फिक्स्ड। ओके, हर जितने भी डिफरेंट कंपाउंड है पर उनका प्रोपोर्शन क्या होता है? फिक्स होता है। जैसे एग्जांपल मैं लूं वाटर, वाटर का एग्जांपल लूं, अगर 9 ग्राम वाटर मैंने लिया है, 9 ग्राम वाटर लिया है, तो इसमें 1 ग्राम हाइड्रोजन होगा और 8 ग्राम हमारा ऑक्सीजन होगा। इसका प्रोपोर्शन रहेगा हमेशा 1:8। आप कितना भी बढ़ाओ प्रोपोर्शन इसी में होना चाहिए। प्रोपोर्शन ये नहीं कि आपने हाइड्रोजन डबल कर दिया, ट्रिपल कर दिया, इससे ज्यादा, प्रोपोर्शन ऐसा ही होना चाहिए। अगर प्रोपोर्शन इससे गड़बड़ हुआ तो भाई वाटर नहीं कुछ और बन जाएगा, समझ में आया? एंड दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, अगर 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है तो इसके अंदर 12 ग्राम ऑफ कार्बन होना चाहिए एंड 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन होना चाहिए। और इसका अगर रेशियो निकाले दोनों को डिवाइड करके 3:80 होना चाहिए। भाई आप कितना भी बढ़ाओ पर ये प्रोपोर्शन गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अगर ये बढ़ा रहे, जैसे आप हाइड्रोजन बढ़ा रहे तो ऑक्सीजन आपको और बढ़ाना पड़ेगा, हाइड्रोजन बढ़ा रहे तो ऑक्सीजन और ज्यादा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि प्रोपोर्शन गड़बड़ नहीं होना चाहिए, समझ में आए? तो इसीलिए इसमें जो प्रोपोर्शन होता है वो फिक्स होता है। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, एटम के अंदर साइज, मास एंड वैलेंसी। बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। देखो गाइस, अगर मैं ऐसा बोलूं, ऐसा बना दूं, अब मैं आप लोगों को बोलूं कि बताओ इसमें से सबसे बड़ा सर्कल कौन सा लग रहा है, आप बड़ाक से बोलोगे सर ये सर्कल सबसे बड़ा है। सर कैसे? क्योंकि आपने इसका रेडियस बड़ा है और इसका रेडियस छोटा है। उसी तरह से गाइस, उसी तरह से एटम का भी जो साइज है, द साइज ऑफ एटम इज डिटरमाइंड बाय इट्स रेडियस। मतलब एटम का साइज भी किससे डिटरमाइन किया जाता है? उसके रेडियस से डिटरमाइन किया जाता है। और गाइस सिंपल सी बात ये देखो कि कहां से कहां तक, ये देखो ये हमारा जो रेडियस है ये कहां से कहां तक होता है? ये हमारा न्यूक्लियन से लेके आउटर ऑर्बिट तक। ये देखो डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियन टू आउटर ऑर्बिट, डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियन टू आउटर ऑर्बिट। तो ये देखो डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस ऑफ एटम एंड आउटर मोस्ट ऑर्बिट, यहाँ उसी को रेडियस कहते हैं ना यार। अगर इसमें एक और मैं ज्वाइन कर दूं, आउटर मोस्ट ऑर्बिट ये हो गया तो रेडियस यहां तक हो गया, न्यूक्लियस से लेके आउटर मोस्ट ऑर्बिट। इसके बाद गाइस एटॉमिक रेडियस को नैनोमीटर में एक्सप्रेस करते हैं और ये कुछ कन्वर्जन है जो आपको याद रखना चाहिए। इसके बाद गाइस अब चलते हैं द मास ऑफ एन एटम। देखो सिंपल सी बात है, डेफिनेशन एटॉमिक मास का आता है, बस अगर ये आपने याद कर लिया ना, काम हो गया। द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम, द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास नंबर, इज कॉल्ड एटॉमिक मास नंबर। काम खत्म। ओके, और इसके बाद गाइस एटॉमिक मास को डाल्टन उसका यूनिट है। और इसके बाद न्यूक्लियन किसको कहते हैं? न्यूक्लियन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हम एक साथ न्यूक्लियन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूक्लियन।
प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ हम क्या बोलेंगे, न्यूक्लियन। ये कभी कभार फिलिंग द ब्लैंक्स में आता है, तो वो चीजें मैंने बता दी। केमिकल सिंबल ऑफ एलिमेंट, देखो गाइस पहले, जब पहले आयुपेक नेमिंग नहीं था, मतलब आयुपेक नेमिंग तो अभी हुआ, बट पहले किस तरह से जो केमिकल, जो एलिमेंट्स थे, उन एलिमेंट का नामकरण किस तरह से किया जाता, उनको सिंबल किस तरह से दिया जाता था, वो कुछ एग्जांपल है जो मैं बताने वाला हूं। कि डाल्टन के जो केमिकल सिंबल थे, हाइड्रोजन को वो इस तरह से डिनोट करता था, कॉपर को वो इस तरह सी लिख के इस तरह से, ऐसा इस तरह से डिनोट करता था तब। बट गाइस आगे जाके आयुपेक के थ्रू अब सभी एलिमेंट को नाम दिया जाने लगा। आयुपेक की फुल फॉर्म अगर बोलूं, आपको कभी कभार एग्जाम में आता है, इंटरनेशनल यूनियन एंड प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। अब क्या करता है, हम जो भी एलिमेंट नए आते हैं वो इस सेंटर के पास जाता है, और ये सेंटर डिसाइड करता है कि इसका नामकरण क्या रखना चाहिए। मतलब समझ लो ये भाई ये नामकरण करता है, अपन भी कोई एलिमेंट बनाएंगे ना तो इसके पास लेके जाना पड़ेगा। अब गाइस ये रूल के अकॉर्डिंग, आयुपेकिंग नेमिंग के अकॉर्डिंग किस तरह से नामकरण किया जाता है, मैं कुछ एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे हाइड्रोजन का स्टार्टिंग H होता है, H लिखा। जैसे अभी नाइट्रोजन स्टार्टिंग क्या होता है, N होता है। तो मतलब कहने का मतलब जो उसका नाम है, उसका स्टार्टिंग का जो पहला लेटर है वो कैपिटल में उसका सिंबल होता है। नाइट्रोजन देखो लिखा। बट अगर मान लो हीलियम का भी किससे, H से ही स्टार्ट होता है ना, तो हाइड्रोजन भी H, हीलियम भी H, ये तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो ऐसा नहीं, अगर एक नाम यूज हो चुका है तो अगर एक और उसी से आ रहा है तो उसके आगे वाला स्पेलिंग हम लोग लेते हैं तो H ही। तो पहला कैपिटल होगा, दूसरा स्मॉल होगा। तो हम सिंबल किस तरह से लेते हैं, हमेशा कैपिटल में लिखते हैं। और कैपिटल में अगर वही सेम वही यूज हो रहा है, वही अल्फाबेट सेम यूज हो रहा है, तो उसके आगे वाला अल्फाबेट हम लेते हैं। बट वो कैसे लिखा जाता है, स्मॉल में लिखा जाता है। तो ये सभी रूल है, ओके रूल है, ये रूल मैंने यहाँ लिख के दिए हुए। इसके बाद गाइस मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड, देखो हीलियम मोनोएटॉमिक है, अभी मैंने बताया। मोनोएटॉमिक क्यों है गाइस, सिंपल सी बात है, वो किसी से लेता नहीं है, किसी को देता भी नहीं है, स्टेबल, इसको जीरो ग्रुप भी बोलते हैं। ये 10th स्टैंडर्ड में आओगे तो और डिटेल में आपको बताऊंगा। ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये देखो ऐसे ही देखोगे, ओके। तो ऑक्सीजन नाइट्रोजन को हम क्या बोलते हैं, डायटोमिक, क्या कहते हैं, डायटोमिक। अब मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड, जो उसका यूनिट होता है डाल्टन होता है, ये मैंने आपको अभी बता दिया। इसके बाद गाइस एग्जाम में ना अपने को मॉलिक्यूलर फॉर्म, मतलब मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने के लिए आता है। क्या था, मॉलिक्यूलर मास। और मॉलिक्यूलर मास के लिए ये आपको एटॉमिक मास याद होना चाहिए। ये एटॉमिक मास, इतना एटॉमिक मास याद रहेगा। और ये जो दिया हुआ है ना, इसी में से कोई ना कोई एग्जाम में आने वाला है। तो मैं एक यहाँ निकाल के दिखा देता हूँ जिससे आपको समझ में आए। देखो बहुत सारे जगहों पे एटॉमिक मास एग्जाम में दिया रहता है, बट कुछ जगहों पे टीचर बोलते नहीं हमारा स्टूडेंट टैलेंटेड है, वो अपने से याद करेगा। तो बहुत सारी जगहों पे नहीं दिया रहता है। तो भाई मैं तो बोलूंगा, देखो एक सिंपल सा तरीका है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो एटॉमिक मास कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। जैसे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर ऐसे कंसिडर कर सकते हैं, रोल नंबर, एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो बस उसको डबल कर दो, वो हो जाए उसका एटॉमिक मास। पर जैसे भी, जैसे कार्बन का 6 होता है, एटॉमिक नंबर 6 होता है, मास को क्या कर दो, डबल कर दो। तो बस मतलब आप जिस तरह से भी सोच सकते हो, समझ सकते हो, उस तरह से आपको करना है। और वैसे तो जो मैं एक्सरसाइज करवाऊंगा तो और बहुत सारे क्वेश्चन करवाने वालों को, क्योंकि एक्सरसाइज में भी बहुत सारे क्वेश्चन है। बट अभी के लिए एक मैं साथ में करवा देता हूँ जिससे आपको याद रहे। जैसे अभी NaCl हम ले लेते हैं, पहला ही है NaCl। इसका हमें मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए बोला, मॉलिक्यूलर मास। तो देखो सोडियम का कितना है, 23, और प्लस क्लोरीन का कितना है, क्लोरीन ये देखो 35.5। तो गाइस बस प्लस कर दो, ये 5 3 8 हो गया, 3 2 कितना हो गया, 5 हो गया, ये हो गया, आराम से निकाल दिया। कौन सी बहुत बड़ी चीज है गाइस। और चलो एक और कोई निकालना है, चलो एक और निकाल लेते हैं हम लोग। बस आपको ये याद होना चाहिए, बस याद रखो MgCl2, ओके। MgCl2 का निकालने के लिए बोला। अब देखो Mg 24, ये देखो एटॉमिक मास, प्लस क्लोरीन 2 दिया हुआ था, 2 से हमें क्या, क्लोरीन का जो भी होगा उसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लोरीन के 2 को हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये देखो 35.5 है, पर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ क्लोरीन 2 लिखा हुआ है, तो हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 35.5, ये देखो 24 प्लस। अब गाइस सिंपल सी बात है, देखो 35 को 2 से मल्टीप्लाई करो 70 हो जाता है, और उसमें 0.5 और ऐड कर दो तो 71 हो जाएगा। समझ में आ गया। आप कैसे भी कैलकुलेट कर सकते हो, सर टेंशन नहीं। 4 और 1 5,
देन 7 8 9 95 हो गया। समझ में आया? इतना अच्छी तरीके से, मतलब कोई टेंशन ही नहीं है। भाई बहुत सारे बच्चे इसको लेके टेंशन लेते हैं, कुछ नहीं। देखो क्लोरीन का पहले लिख दो, फिर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का, फिर इसके बाद हाइड्रोजन का भी ऐसा। ये देखो 2 है तो 2 से बस ऑक्सीजन के एटॉमिक मास को मल्टीप्लाई करो एंड हाइड्रोजन को भी 2 से मल्टीप्लाई करो और सबको प्लस कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। बाकी मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन में करवाने वाला हूं, तो बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अब चलते हैं आगे। मोल, मोल को ना गाइस समझने के लिए ना आप इस पे आ जाओ, ये ज्यादा अच्छी तरीके से आपको समझेगा। ये इससे आपका ना 2 काम हो जाएगा, आपका फॉर्मूला भी याद हो जाएगा और साथ में आप आराम से सॉल्व भी कर सकते हो। देखो नंबर ऑफ मोल ऑफ अ सब्सटेंस, मास ऑफ अ सब्सटेंस, नंबर ऑफ मोल, ऐसा मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज इट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ अ सब्सटेंस इन अ ग्राम टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस। इसको हम सॉल्व भी करेंगे, क्वेश्चन करने वाले हैं। मास ऑफ अ सब्सटेंस मतलब जो सब्सटेंस हमें दिया हुआ है वो ग्राम में दिया रहेगा और साथ में उसका मॉलिक्यूलर मास, जो अभी हमने मॉलिक्यूलर मास निकाला, अभी मॉलिक्यूलर मास हमने निकाला, तो हमें सब्सटेंस ग्राम में और उसको किससे डिवाइड करना है, उसके मॉलिक्यूलर मास। जब हम ये दोनों डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जो भी सब्सटेंस दिया हुआ उसमें नंबर ऑफ मोल कितना है। नंबर ऑफ मोल जैसे ही पता चला उसको एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा भाई इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं। समझ में आए? तो ये वाला याद कर लोगे, आपका काम हो जाएगा। मोल का डेफिनेशन है तो नंबर ऑफ सब्सटेंस, बस स्टेटमेंट खुद से बनाना कि मोल इज डिफाइंड एज मास ऑफ अ सब्सटेंस, इट इज द रेशियो मास ऑफ सब्सटेंस इन अ ग्राम टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस। इससे आपका डेफिनेशन भी हो जाएगा और डेफिनेशन के साथ ही गाइस आपका फॉर्मूला भी हो जाएगा। तो चलो अब उस पे आ जाते हैं हम लोग। ये देखो एवोगाड्रो नंबर, पहले एवोगाड्रो नंबर के बारे में समझ लेते हैं कि एवोगाड्रो बाबा ये कहते थे कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ 1 मोल, 1 मोल के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फिक्स है, कांस्टेंट है, एकदम कांस्टेंट है। और इसी कांस्टेंट को हम क्या बोलते थे, एवोगाड्रो नंबर, और इसको डिनोट किया जाता है एन ऑफ, और बेस में ए लिखा रहता है। और एवोगाड्रो नंबर कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23, ओके, इंटू 10⁻23, इतना। समझ में? एवोगाड्रो नंबर की वैल्यू ये है। अब साथ में गाइस एक चीज और मैं यहाँ आपको बता देना चाहता हूँ जो आपके दिमाग में नहीं, चलो ये तो मैं यहाँ सॉल्व ही करवा दूंगा। तो ये एवोगाड्रो नंबर की एक वैल्यू, मतलब इनके कहने का मतलब था 1 मोल के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फिक्स होते हैं और इसी को ये एवोगाड्रो नंबर कहते थे। इसको डिनोट किससे किया, एन ऑफ ए से डिनोट किया जाता है। और एवोगाड्रो नंबर कितना था 6.022 इंटू 10⁻23। अब एग्जाम्पल जो तुम्हारे बुक में दिया हुआ है वही एग्जाम्पल को हम लोग देखेंगे। थोड़ा मैं इसको बड़ा कर दूं, और बड़ा कर दूं, हाँ ये देखो। सो गाइस क्या लिखा हुआ है, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल्स 66 ग्राम ऑफ CO2 के अंदर है। 66 ग्राम ऑफ CO2 के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स हैं। अब आपको पता है मोल निकालने के लिए क्या, ऊपर ग्राम में रहता है और नीचे उसका मॉलिक्यूलर मास होता है। ऊपर ग्राम तो ग्राम, ये देखो ऑलरेडी ग्राम में 66 ग्राम लिखा हुआ है तो हमने 66 ग्राम ऊपर कर दिया। और इसी के मॉलिक्यूलर मास कैसे निकालते हैं, ये देखो ऐसे ही निकालते थे ना हम लोग। कार्बन का 6 एटॉमिक नंबर होता है, 6 एटॉमिक नंबर होता है, पर एटॉमिक मास कितना होता है 12 प्लस 2 इंटू। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है पर एटॉमिक मास कितना होता है 16 होता है, 16। ये देखो अब बस इसको प्लस कर दो, 16 2 ज़ा 32 एंड 2 2 4 3 एंड 4 44। तो जो हमें दिया हुआ है वो ग्राम में होना चाहिए और जो मास ऑफ CO2 इन ग्राम उसको डिवाइड किससे करेंगे, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2। तो मॉलिक्यूलर मास हमने निकाला 44। बस भाई ये दोनों को डिवाइड करो, आपका आंसर आ गया। इसको डिवाइड करते हैं हम लोग, 11 6 ज़ा है, 11 4 ज़ा, फिर से 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। अब अगर मैं इसको और डिवाइड करूं 3/2 तो ये हो जाएगा 1.5। तो नंबर ऑफ मोल कितना आ गया 1.5, नंबर ऑफ मोल 1.5 आ गया। बट दोस्तों अपने को नंबर ऑफ मोल थोड़ी फाइंड करना था, अपने को ये फाइंड करना था कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, कितने मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है। तो सर ने अभी बताया, अगर मैं इसको थोड़ा और छोटा करूं, अब शायद आपको दिख रहा होगा, सर ने अभी बताया था कि जब भी हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करना रहता है सबसे पहले हम लोग नंबर ऑफ मोल निकालते हैं और नंबर ऑफ मोल निकलने के बाद जितना भी नंबर ऑफ मोल आया उसको एवोगाड्रो नंबर से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 6.022 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई कर देंगे। अब चलो मल्टीप्लाई करते हैं, देखो 15 2 ज़ा 30, 15 2 ज़ा 30 एंड
33, देन 0, फिर 3 है, 15 6 जा 90। अब देखो डेसिमल कितने के बाद लगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हो गया 9.0330 इंटू इंटू 10⁻23। ओके, ये आ गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ गया। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने निकाल दिया बहुत आराम से। देखो इस एक ही सिंपल सा तरीका प्रदीप सर ने बताया कि सबसे पहले मोल निकालो और मोल को एवोगाड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, और एवोगाड्रो नंबर से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे तो हमें मिल जाएगा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स उसके अंदर जो भी हमें कंपाउंड दिया हुआ है उस कंपाउंड के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने प्रेजेंट है। हो गया। अब चलो आगे चलता है वैलेंसी। देखो गाइस वैलेंसी का मतलब ये होता है द कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट टू कंबाइन इज कॉल्ड वैलेंसी। मैं एग्जांपल लेके समझाऊंगा जिससे आपको समझेगा थोड़ा। जैसे अभी यहाँ एग्जांपल इन्होंने दिया नहीं है, नहीं दिया, एक बार फिर मुझे बुक पे आना पड़ेगा। बुक पे मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। जैसे देखो मैं वैलेंसी के लिए एक स्पेशल वीडियो बनाना चाहता हूँ, अगर आप लोग की मांग होगी तो। अगर आप लोग की मांग होगी हाँ सर वैलेंसी से रिलेटेड एक वीडियो बनाओ, जो मैं बहुत सिंपल तरीके से बता सकता हूँ। हाँ ये देखो, हाँ इसको देखो, इस एक चीज दिमाग में ऐसा रख लेना, ये समझने के लिए बहुत ज्यादा आसान है जिससे आप समझ पाओगे। देखो इस याद रखो कि अगर एक ऑर्बिट है तो उसको स्टेबल होने के लिए हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और एक से ज्यादा ऑर्बिट है तो हर में, खुद के समझने के लिए मैं समझा रहा हूं, खुद को ऐसा एक आसानी तरीके से समझ सकते हो कि एक ऑर्बिट अगर एक ही, जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एक ही ऑर्बिट होता है तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, बट उसमें एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। जैसे कि एक ऑर्बिट है तो हमेशा स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और एक से ज्यादा तो सब में 8 चाहिए। अगर 8 नहीं है तो वो अनस्टेबल है, अनस्टेबल है। तो गाइस जितना वो अपने को स्टेबल करने के लिए जितना लूज करता है या जितना गेन करता है वो होता है उसकी वैलेंसी। खुद को स्टेबल करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन को या तो लूज कर देता है या तो जितने को गेन कर देता है उसको बोलते हैं वैलेंसी। अगर वैलेंसी के बारे में आपको सेपरेट वीडियो चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना, क्योंकि ये एक अच्छा खासा कंटेंट है जिसमें 15-20 मिनट बहुत सारी चीजें हम समझा सकते हैं, क्योंकि अभी ये वन शॉट वीडियो है इसलिए इसके अंदर कोई बता के मतलब नहीं है। तो द कैपेसिटी ऑफ एलिमेंट टू कंबाइन इज कॉल्ड वैलेंसी। जैसे एग्जांपल चलो यहाँ दिखाई देता हूं मैं, ये देखो 281, अब लास्ट वाला ऑर्बिट 1, इसको स्टेबल होने के लिए 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 7, जो पॉसिबल नहीं है। इससे अच्छा क्या करेगा, एक ये 1 लूज कर देगा। तो ये जो इसने 1 लूज किया तो ये भी इसका 1 क्या हो गया, वैलेंसी, 1 वैलेंसी होगी। और इसके इसने लूज किया इसलिए इसके ऊपर प्लस साइन हो गया, Na प्लस हो गया ये। और देखो लास्ट में 28 बचा, समझ में। उसी तरह से देखो अगर मैं Cl की बात करूं, क्लोरीन, क्लोरीन के लास्ट वाले ऑर्बिट के अंदर 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7। अब 7 287 होता है, उसका कितना था 287, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं इसको, 287 लास्ट में 7 होता है। तो स्टेबल होने के लिए बस एक ही चाहिए। अब यहाँ 7 तो ज्यादा है ना, तो 7 थोड़ी लूज करेगा, एक गेन करेगा। तो जितना गेन कर रहा है वो भी वैलेंसी है, या तो जितना लूज करे या तो जितना गेन करे वो भी वैलेंसी है। तो यहाँ इसको एक चाहिए, एक चाहिए तो भी, पर ये एक ले रहा है इसीलिए इसके ऊपर जो साइन होता है वो माइनस साइन हो जाता है। देखो जो लूज करता है वो हमेशा मेटल होता है, जिसपे प्लस साइन होता है मेटल होता है, और जो गेन करता है वो हमेशा नॉन मेटल होता है, समझ में। तो ये लूज, गेन और शेयरिंग, शेयरिंग को भी बोलते हैं, और ये हमारा बन जाता है हमारा, इसी को बोलते हैं वैलेंसी। इस तरह से Na प्लस 1 लूज कर दिया लास्ट वाले में, और इसने क्या किया, गेन किया, और दोनों मिला के हमारा NaCl कॉमन सॉल्ट बन जाता है। और इसको आयोनिक कंपाउंड भी कहते हैं क्योंकि आयन है ना इसके अंदर। चलो अभी आगे आ जाओ। तो देखो पॉजिटिव चार्ज आयन को हम कैटायंस कहते हैं और नेगेटिव आयन को एनायन। जैसे मैंने अभी बताया Na लूज करता है क्योंकि इसके 281 लास्ट में 1 रहता है, क्योंकि इसका टोटल अगर मैं एटॉमिक नंबर की बात करूं 8 9 10 11, इसका 11 एटॉमिक नंबर होता है, और एटॉमिक नंबर के हिसाब से हम इसको डिवाइड करते हैं। पहले में 2 दे दिया, फिर कितना बचा 9 बचा, दूसरे में 8 और लास्ट में 1। पर ये 1 लास्ट में 1 नहीं चाहिए, लास्ट में 8 चाहिए, इसलिए 1 को ये क्या कर देता है, 1 को ये लूज कर देता है, समझ में। अब दूसरा अगर मैं क्लोरीन की बात करूं 287 7 8 9 10 11 17, इसका क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो इसको इस तरह से डिवाइड किया जाता है। पहले में 2 हो गया, फिर 8 गया, फिर लास्ट में कितना बचा 7। फिर ये 7 क्या करेगा, एक गेन करेगा, गेन करेगा तो जाके ये स्टेबल होता है, और ये गेन करता है इसलिए इसके ऊपर साइन क्या होता है, माइनस। तो जिसपे प्लस साइन होता है कैटायन, और जिसपे माइनस साइन होता है एन। बहुत कुछ बताने वाली चीजें बढ़ गई अभी कैसा, तो ये देखो अभी यहाँ ये फोटो भी लेके आया हूँ, ये एक्चुअल 4 चैप्टर का है, 5th चैप्टर का है। देखो इसके अंदर 281 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसने 1 लूज कर दिया,
क्लोरीन का देखो 287 है, इसने 1 गेन कर लिया इसलिए इसके ऊपर माइनस साइन है। और इसके साथ ही दोनों Na+ और Cl- क्या बन गया, आयोनिक कंपाउंड। ये देखो आयोनिक कंपाउंड, क्योंकि एक प्लस दूसरे में माइनस साइन आ गया इसीलिए इसको बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड। इसी तरह से रेडिकल्स गाइस देखो, इसके अंदर जो कैटायंस और एनायन होते हैं, जो अकेले अकेले रिएक्शन में पार्ट लेते हैं, प्लस और माइनस, ये जो कैटायन और एनायन रहते हैं, तो इसी को हम रेडिकल्स कहते हैं। क्या बोलते हैं, रेडिकल्स। और ये भी नाम याद रखो, कैटोनिक रेडिकल्स को बेसिक रेडिकल्स कहते हैं और एनोनिक रेडिकल्स को एसिडिक रेडिकल्स बोलते हैं। ये दिमाग में आपको रहना चाहिए, कैटोनिक रेडिकल्स को बेसिक रेडिकल और एनोनिक रेडिकल को एसिडिक रेडिकल्स। समझ में, एसिडिक रेडिकल कहते हैं, ये कभी कभार फिलिंग इन ब्लैंक्स में आता है। और गाइस देखो, अब सेम चीज केमिकल फॉर्मूला कंपाउंड में सेम वही चीजें है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम इज, सोडियम का कितना है 281 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसके लास्ट ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए ये 1 लूज कर देगा। 1 लूज करके ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, और ये स्टेबल होके क्या हो जाएगा, 28 हो जाएगा। और लूज करने की वजह से पॉजिटिव साइन हो जाएगा, जिसको हम कैटायन कहेंगे। और दूसरी बात, क्लोरीन 287 है, तो 1 को क्या करेगा, गेन करेगा, और गेन करके ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा। और गेन करने की वजह से इसके ऊपर कौन सा साइन आ जाता है, नेगेटिव साइन आ जाता है। और इस तरह से ये क्या बन जाता है, आयनिक कंपाउंड। और ये फॉर्मूला Na+ और Cl- मिला के हमारा बन जाता है NaCl। ओके, तो इस तरह से सोडियम क्लोराइड का बनता है। और यही सेम टॉपिक हमारा 5th चैप्टर के अंदर भी है। तो इतनी सब चीजें, इसके अंदर कुछ चीजें और बताने वाली है, बट अगर आप बोलोगे वैलेंसी के बारे में तो डिटेल में चीजें मैं लेके आ जाऊंगा, जिससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगा। पर यहाँ अभी जितना मैंने बताया उतना आप लोगों के लिए इनफ है, इनफ टू इनफ है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।